बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जनाब, $1 अरब की किस्त के लिए IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ भी हो चुका है। 2 हफ्ते जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात में पहले मरहले में टेक्निकल और फिर दूसरे मरहले में पॉलिसी लेवल की बातचीत होगी। मगर $1 अरब की किस्त से पहले पाकिस्तान IMF की एक बड़ी शर्त पूरी करने में नाकाम हो गया है। जरा ये बता रहे हैं कि FBR को 6008 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकामी हुई है और अब गवर्नमेंट IMF से टैक्स हदफ पर नरमी की दरख्वास्त करेगी। लेकिन क्या ये दरख्वास्त काबिल कबूल होगी या फिर IMF डू मोर का मुतालबा करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उधर कल मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने चला है। दावा तो यही है कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस रियासत के अवाम हुकूमत से मुतमईन है या फिर नहीं। पहले 1 साल में तो हुकूमत को अपोजिशन के चैलेंज का सामना था, मगर अब तो इत्तेहादी भी हुकूमत के लिए दर्दे सर बनते चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर बजट के मौके पर हुकूमत को वोट ना देने का इंदिया दे दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी, मगर वो मुलाकात कैंसिल हो गई। इसकी वजह क्या बनी और क्या पीपल्स पार्टी बजट से पहले पहले अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ताहम दूसरी तरफ परवेज खट्टर की काबीना में शमूलियत पर नून लीग के अंदर में इख्तलाफात हैं, इसकी वजह क्या है? और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इत्तेहादियों में फूट पड़ चुकी है। जुम्मे के रोज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान मीडिया के सामने सख्त जुमलों का तबादला हुआ था और इस गर्मा गर्मी ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी थी और यूरोप को अमेरिका के हवाले से सोचने पर मजबूर कर दिया था। और अब यूरोप ने यूक्रेन की मदद के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने और दिफाई अखराजात बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान जारी इख्तलाफात के असरात क्या होंगे और क्या अमेरिका के बगैर यूरोप और यूक्रेन अपना दिफा कर सकते हैं? इन तमाम टॉपिक्स को प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं IMF के उस जायजा मिशन की जो कि इस पर पाकिस्तान में मौजूद है। स्टूडियो से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिजवान रज़ी साहब, काफ़ी सारे चैलेंजिंग हैं FBR को इस वक्त दरपेश और पाकिस्तानी मईशत को भी, लेकिन नए क्या कहते हैं किस्त लेने से पहले भी हमें कुछ ना कुछ टारगेट तो अचीव करना थे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो टैक्स रेवेन्यू के मामले पर IMF को एतमाद में ले सकेगा? टैक्स की कलेक्शन जो है वो वन ऑफ द टारगेट्स था जो हुकूमत ने मिस किया है तकरीबन 600 अरब रुपए के फ़र्क से। तो और अगर ये 7 महीने के अंदर 600 अरब रुपए का अगर फ़र्क पड़ा है तो इसका मतलब है कि 12 महीनों के अंदर ये फ़र्क 1000 अरब रुपए पे चला जाएगा। एक तो ये बात है। और ये जायज़ा मिशन जो है इसके बाद जो अगला जायज़ा मिशन है वो तब आएगा 3 माह के बाद, हर 3 माह के बाद आता है जबकि अब हम बजट बना चुके होंगे। हाँ, बना चुके होंगे क्योंकि मार्च से बजट साजी का अमल शुरू हो जाता है। इनके साथ मुज़ाकरात करके हमने बजट बनाने बैठ जाना है। अच्छा, अब सवाल ये मेरा ले लीजिए सर, इनके साथ अभी हमने चूंकि बजट बनाना है और आपको याद होगा जब लास्ट वीकेंड हमने प्रोग्राम क्लोज किया तो हम लोग बात कर रहे थे तनख्वाहदार तबके पर अखराजात जो थे वो टैक्स के वो कम होने की। आपको लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई सहूलत मिल सकती है? क्योंकि FBR ने भी हुकूमत से एक दरख्वास्त कर रखी है ना कि वो IMF से कहे कि इस दफ़ा चूंकि टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकी तो थोड़ा नरमी बरत ले। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें अगर IMF हमें कहेगा भी कि आप टैक्स की शरह के अंदर फलां शोबों में इजाफा कर लें तो आपका ये टैक्स रिकवर हो जाएगा, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आइंदा बजट से ही होनी है। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकली इस वक्त मुमकिन नहीं होगा ना, क्योंकि आप अगले बजट साजी के लिए बैठ रहे अगले महीने से, और रमज़ान के अंदर जितना काम होता है आपको मुझसे ज़्यादा पता है। लेकिन बहुत सारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव भी किए हैं। तकरीबन 12 या 13 के करीब टारगेट्स होते हैं जिनमें से हुकूमत का ये दावा है कि वो 8 या 9 अचीव कर चुके हुए हैं। तो बाकी जो 4 जो उनके ख्याल में मिसिंग हैं उसके ऊपर IMF कौन-कौन से? IMF जो है वो मैं कल आपको पूरे डिटेल बता दूंगा, लेकिन उसके ऊपर उनका ये ख्याल, जिसके अंदर एक रेवेन्यू का मिस होना भी शामिल है। सर, वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टैक्स का था क्या वो इनमें शामिल है? वो शामिल है, वो अचीव कर चुके हैं। एग्रीकल्चर वाला अचीव कर चुके हैं
वो करंट अकाउंट खसारा उन्होंने नहीं रहने दिया, वो उसको सरप्लस में ले जा चुके हैं। जिस तरह भी उन्होंने इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके किया, लेकिन किया है। अच्छा। ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो टारगेट से ऊपर ले जा चुके हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने लेकिन तजारती खसारा भी वहीं का वहीं है। हाँ, कोई पेमेंट डेफर्ड नहीं की। तजारती खसारा तो इसलिए होगा ना कि आप अगर लिबरल इंपोर्ट्स की इजाजत दे दो, तजारती खसारा तो और भी बढ़ सकता है। अच्छा। लेकिन इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर हुकूमत इस बारे में कॉन्फिडेंट है कि जो अचीवमेंट्स हैं उसकी ज्यादा है दिखाने के लिए। अगर रेवेन्यू का एक टारगेट जो है वो मिस भी हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है और हम सेल थ्रू कर जाएंगे। अच्छा निशात साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक और इम्पॉर्टेंट खबर इस तमाम तर जायजा मिशन के दौरान सामने आई है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स अथॉरिटी को बहाल करने के हवाले से। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसको फॉल करने की यकीन दहानी तो आईएमएफ को हुकूमत करवा ही चुकी है, लेकिन मुझे ये बताएगा कि इसके फाल होने के बाद जिस किस्म की कहा जा रहा है कि सजाएं सुनाई जाएंगी, कैद भी हो सकती है, जुर्माने भी हो सकते हैं, आपको लगता है कि ये जो सेक्टर है ये मजीद स्क्वीज हो सकता है और इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी पर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेगुलेशंस किसी भी तरह की होंगी, जब भी रेगुलेशंस की जाएंगी तो उससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है जी। लेकिन रेगुलेशंस का जहां नेगेटिव इंपैक्ट आता है वहां पर उसके अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है उसका, और वो ये होता है कि वो जब सेक्टर रेगुलेट होता है तो वो तमाम लोग जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं या वो लोग जो टैक्स देते हैं, अबाइडिंग सिटीजंस होते हैं, वो उसको फेवर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टैक्स बचाकर अपना पैसा जो है वो उसको उसके अंदर ऐड अप करते हैं और फिर उनके कंपटीशन पर होते हैं। आप ये देखिए ना कि जिस तरह स्मगलिंग जो होती है वो जो एस्टैब्लिश ब्रांड होते हैं बेसिकली उनके खिलाफ, या इसी तरह से तमाम जो रियल स्टेट के कारोबारी इदारे जो टैक्स नेट पे मौजूद हैं या अपना टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअल्स भी इवन, वो कोशिश करते हैं कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो तमाम लोग टैक्स पे। असल मसला ये आया है कि जब आप टैक्सेशन की तरफ जाते हैं, हमारे यहाँ जो एफबीआर का सिस्टम है, टैक्स का कलेक्शन का निजाम है या जो डॉक्यूमेंटेशन का निजाम है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसकी वजह से जो आम आदमी है वो टैक्स देने से भी कतराता है और वो इस नहीं पालना चाहता और वो चाहता है कि मैं जो है इस तरह के मुझे ये बताइए कि मामलात मजीद और ज्यादा गंभीर नहीं हो जाएंगे रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स निकलवाना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले एजेंट्स के बारे में भी कहा गया है कि उन्हें भी 5-5 लाख रुपए मालियत के जुर्माने होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज की कि कैद भी है, सजा भी है, भारी जुर्माने भी हैं। आपको नहीं लगता है कि मजीद मामला जो है वो खराब हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कारोबारी तबका है वो तो वैसे भी टैक्स से भाग रहा होता है? जी, यकीनन हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमें शुनीद मिल रही है वो ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स आयद किया गया है उसके अंदर भी बहुत सी रिलैक्सेशन जो है वो ऑन कार्ड्स है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो टैक्स इन्होंने इस वक्त इंपोज किया था उसके बाद प्रॉपर्टी के अंदर कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप होकर रह गया है और बड़े बड़े जो हाउसिंग हैं, नॉन हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पर कारोबार ना होने के बराबर है, जिससे टैक्स कलेक्शन में नुकसान हुआ है, यानी टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे नहीं हुए। तो ऐसी टैक्स इंपोजिशन जिससे टैक्स कलेक्शन कम हो जाए उसको रिविजिट करना पड़ता है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है कि प्रॉपर्टी टैक्स को खबर आप अभी दे रहे हैं, जो आपने कहा ना कि ये शुनीद भी मौजूद है, ये खबर मेरी भी नजरों से गुजरी थी। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, आपको लगता है कि आने वाले बजट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई ना कोई बेहतरी निकाल सकती है जिससे टैक्स कलेक्शन में उसे मदद मिले? और दूसरा ये कि अगर जिस तरीके से हमारा ये जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो कि एफबीआर कह रहा है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो आईएमएफ से रिक्वेस्ट करे कि इसमें थोड़ी सी नरमी एहतियात करें, तो आइंदा आने वाले बजट में किन किन सेक्टर्स पर मजीद टैक्सेस लग सकते हैं और आवाम के लिए पहले से ज्यादा बोझ किस हद तक बढ़ जाएगा? देखें दरियाब, बात यह है कि एक तो हमारा टैक्स नेट बहुत कम है, सैलरी और जो डिक्लेयर चीजें हैं वो टैक्स देते हैं, बाकी तो कोई टैक्स देता ही नहीं है। और जब हम कहते हैं ब्रॉड बेस हमारा नेट होना चाहिए तो वो तो ना रिटेलर्स के पास जा सकते हैं जो कि बिल्कुल कोई बिजनेस, होटलों में जाएं तो वो भी आपको रसीदें दे देते हैं, हैंड रिटर्न, दे डोंट गिव कंप्यूटर के ऊपर, अक्सर ये भी मैंने देखा यहाँ पर होता है। फिर प्रॉपर्टी के अंदर देखें, बात ये है कि प्रॉपर्टी में इट्स अ बिग वे टू मेक योर ब्लैक मनी वाइट। डीसी प्राइस, अगर डीसी प्राइस है एक चीज की 1 करोड़ है तो वैसे मार्केट प्राइस उसकी 5 करोड़ है। आप देखिए आपने 4 करोड़ टैक्स बचा रहे हैं, ये अगर हुकूमत को जाएगा तो कितनी आपको रेवेन्यू कलेक्शन होगी, जो कि हम नहीं करते हैं। लाइकवाइज हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एफबीआर की क्या की है? कोई भी नहीं की है। अभी 1 साल गुजर गया, ठीक है, आपने 3000 से 4000 आइटम सब में जितने गेस्ट बैठे हैं सबको मालूम है
3 से 4 हजार अरब एक साल में टैक्स में, इनकम टैक्स में चोरी होता है। वी हैव नॉट एनीथिंग। हमने ऑस्ट्रेलिया ड्राइव में, ऑस्ट्रेलिया किसी गवर्नमेंट के इदारे को देखें कहाँ खर्चा कम किया है। 6 गाड़ियां वही चल रही हैं ब्यूरोक्रेट्स की, सेक्रेटरीज की। फिर उसके बाद स्टेट कॉर्पोरेशन ने प्राइवेटाइजेशन की है। आपके सामने 1000 अरब रुपया स्टेट कॉर्पोरेशन में लगता है, उसको हमने कुछ नहीं किया। आईपीपीस का हमने क्या किया, अभी तक बातें सुन रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो अगर यही चीजें आप कर लें, ड्रेस श्योर कम से कम 2-3 हजार अरब रुपया आप आराम से बचा के IMF वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं कि वी डोंट नीड मोर टैक्सेस, हमने ये रिकवर किया, हम ये पैसे करेंगे। हमारे शर्मिंदगी की बात ये भी है कि IMF वर्ल्ड बैंक आके हमें डिक्टेट कर रहा है कि आप ये करें, आप ये करें। आज चेयरमैन FBR से मिले हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दे सेलिंग कि आपके चोरियां हो रही हैं। तो हमें अच्छी करनी है ना, दिस इज व्हाट इट इज। आपने आवाम के लिए, आप मुझे बताइए कि इन्फ्लेशन अगर पहले 30% इन्फ्लेशन थी, उसको आप कहते हैं जी आपने कम करके 1-2% लिया, पर मार्केट में चीनी 170 रुपए मिल रही है आज। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। यूपी की हुकूमत 1 रुपए चीनी बढ़ी थी किलो और उनकी हुकूमत चली गई थी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है ना ब्रिगेडियर साहब, अगर हम लोग की कंपैरिजन ड्रॉ करने बैठते हैं, एक फिक्रा ले लीजिएगा। 1 रुपया चीनी फी किलो कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि मिलर की जेब में 1 अरब रुपया ज्यादा जाएगा। बस इधर से आगे से कंटिन्यू कर लीजिए। और अगर ये 25 रुपए भी जैसे बढ़ गए तो आप सोचें कि मिलर के बाद कितना पैसा जा रहा होगा। दिस इज गवर्नेंस आई से। चलें इसको मजीद मैं नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमने 1 साल पूरा होने पर भी हुकूमत की कारकर्दगी को डिस्कस करना। लेकिन अमर रज़ा साहब मुझे ये बताएगा, IMF ने तो ये भी कहा था ना कि हुकूमत ने अपनी अयाशियां कम करनी है, अपनी खर्चियां कम करनी है। जैसे कि रिजवान रज़ी साहब बता रहे थे कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में हुकूमत के पास बहुत कुछ है गिनवाने को कि चले जी हमने ये चीजें पूरी कर ली। IMF को जब बता रहे होंगे तो नहीं बताएंगे कि हमने काबीना का हुजम भी बढ़ा दिया, हमने जजेस की तादाद भी ज्यादा कर दी, फिर उनको जो मिलने वाली क्या कहते हैं फैसिलिटेशन है या फैसिलिटीज हैं उन पर भी इतना जो है वो रकूम जो है वो खर्च होंगी। बहुत शुक्रिया ज़रियाब, कितनी बढ़ गई वो देखें आप। जी बहुत शुक्रिया ज़रियाब। देखिए पहली बात तो यह है कि IMF के नाम पर मौजूदा हुकूमत जो है, माजी में जो हुकूमतें हमने देखी हैं वो अवाम पर बोझ डालते हैं। और जो टैक्स रेवेन्यू की बात की जा रही है, टैक्स इदाफ पूरा ना होने की बात की जा रही है, वो भी पूरा कर लिया जाएगा और वो भी आपकी और मेरी जेब से ही निकाला जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो रज़ी साहब ने कही कि अगर चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ेगी तो फिर आप समझ सकती हैं, हम उन्हीं माफियाज की बात करते हैं कि जो टैक्स भी चोरी करते हैं, अदा नहीं करते, कम टैक्स अदा करते हैं। और उसमें FBR के हुकाम जो है उनका बहुत बड़ा कसूर है और उन्होंने भी तस्लीम किया है। आप देखिए ना, अच्छा, FBR की अनवर रजा एक बात और ले लीजिएगा, आप पे और मेरे पे लगता है 16% और 18% टैक्स, शुगर मिलर पे लगता है आधा टैक्स 50%, यानी उन पे 8 या 9% लगता है। कंटिन्यू करिएगा। दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैं वही कह रहा था कि आप देखिए कि जो यहाँ पर कार्टल्स बने हुए हैं, आप शुगर को देख लीजिए, बाकी माफियाज को देख लीजिए कि वो किस तरह हुकूमत को मालूम होता है वो, लेकिन आवाम का जो पैसा होता है वो किस तरह इकट्ठा करते हैं हुकूमत की साजबाज से। FBR की बात की आपने, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पैसे लिए, फिर IMF ने जब पूछा कि आपने रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं की तो उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी वही रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पैसों की डिमांड की। देखिए जब आप इस तरह करेंगे तो IMF का पर एतबार नहीं रहेगा। और दूसरी बात, IMF के अहदाफ की आपने बात की तो उन्होंने अब तो उन्होंने आपके इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरा करने के हवाले से भी सवालिया निशान उठाए हुए हैं। वो कौन सा ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान का, हुकूमत का, कि जहां पर IMF ने इंटरफेरेंस नहीं किया। आप अंदाजा कीजिए कि ये तो हुकूमत की कारकर्दगी है कि आपने लोन लेने के लिए अपने तमाम तर जो आपके मैं कहता हूँ जो खुफिया मालूमात भी होंगी वो भी उन तक अच्छा अनवर साहब एक और पॉइंट आपने कहा ना कि वो ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर IMF ने इंटरफेयर ना किया हो। इन्हीं तमाम रिसर्च को रेडी करते हुए ये भी कहा गया है कि गैस और बिजली की जो कीमतों में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, उसको भी कहा गया कि मजीद कम किया जाए। तो इसका मतलब ये कि गैस तो पहले ही महंगी है और जो गर्मियों का सीजन शुरू हो गया, बिजली के फी यूनिट में मजीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा ज़रियाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखिए ना कि बिजली तो अमीर भी यूज़ करता है, गरीब भी यूज़ करता है। अच्छा, उसे भी सब्सिडी मिलती है, आम आदमी को भी सब्सिडी मिलती है, गैस का मामला भी इसी तरह है। और अगर आप देख लीजिए, आप एक और बात, रमजान मुबारक का महीना है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव बात की जाए, लेकिन ये इश्यूज हैं। आप देखिए कि यूटिलिटी स्टोर पर जो आपको आम आदमी कुछ चीज़ें शायद ज़रूरिया की चीज़ें लेने जाता है, वहाँ पर आप यकीन जानिए नाकिस जो चीज़ें होती हैं वहाँ अवेलेबल होती हैं और आम आदमी बेचारा वही चीज़ें लेकर चला जाता है कि चलें कुछ ना कुछ तो पैसे बच जाएंगे। सब्सिडी के नाम पर भी फ्रॉड किया जाता है, धोखा दिया जाता है। फिर आप देखिए
गैस और बिजली की कीमतों में उन्होंने कहा कैसे बाइफरकेट कर सकेंगे कि ये अमीर आदमी है, या इसके लिए गरीब भी वही आदमी सब्सिडी है और इस्तेमाल कर रहा है। आम आदमी बिल्कुल के लिए ऐसा ही भी वही सब्सिडी है। देखिए हमारा जो निज़ाम है, इस निज़ाम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। FPR के अफसरान को यकीन जानिए दुरुस्त करने की जरूरत है। जो टैक्स इतहाफ हासिल नहीं होते उनमें ज्यादातर कसूर उनका है। ठीक है, क्योंकि वैसा उन्होंने एक पॉइंट तो- आपका आ गया। ये मैं सेगमेंट क्लोज करते हुए यही बोल सकती हूँ कि हुकूमत कुछ अपनी खर्चे अगर कम कर ले तो शायद ये जो FBR का टैक्स कलेक्शन है उसमें किसी हद तक इजाफा हो सकता है, बजाय इसके कि आने वाले दिनों में आवाम पर ही मजीद बोझ डाला जाए। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी। ये ततारड़ साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा गुडी गुडी उन्होंने बताया है कि सब कुछ इतना ही अच्छा है। विल डिस्कस आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़िर, शहबाज हुकूमत कल अपनी हुकूमत का 1 साल पूरा करने को है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब तो कल अपनी कारकर्दगी के हवाले से अवाम को एतमाद में लेंगे, उन्हें बताएंगे उन्होंने क्या कुछ सहा और क्या कुछ फैसले किए। लेकिन इससे पहले तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने चंद जुमलों में जिस तरीके से इस 1 साल की कारकर्दगी को बयान किया है, ज़रा सुनिए। चीजें सियासत से बालातर होती। जब हम ये कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है, उसका मकसद ये था कि मुल्की मईशत, मुल्की इस्तेहकाम, मुल्क की सलामती, बैनुल-अक़वामी सतह पे मुल्क की साख, इन तमाम चीजों को मद्देनज़र खातिर रखते हुए हमने सियासी फैसले नहीं किए, हमने वो फैसले किए जो मुल्क के मफाद में बेहतर थे। कुछ जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत कुछ गिनवाया तारड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि सियासत कुर्बान की, रियासत बचाई, मुल्क की मईशत बेहतर की, मुल्क की इस्तेहकाम को बेहतर किया, सलामती जो थी वो मुल्क की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज जो है वो अच्छा किया। क्या वाकई इतना कुछ कर लिया है उन्होंने 1 साल में? देखिए, आई वुड से कि पाकिस्तान का इमेज डेफिनेटली बेहतर हुआ आगे से। आई डू एग्री। फॉरेन ऑफिस का भी है, ज़ाहिर चीफ आर्मी स्टाफ की अपनी SAFC के थ्रू भी बहुत वो तरजीहाती वो हुई हैं, इकॉनमी को रिवाइव कर लिया। लेकिन उसके बाद ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा। इम्पोर्टेंट ये है कि आप बताइए कि इस वक्त कमोडिटी आइटम्स, रमज़ान का महीना है, सब जगह चेक कर लें, क्या ट्रिपल प्राइसेस हो गई हैं। कहाँ कंट्रोल है? सारे प्रोविंसेस की प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं। अगर हुकूमत अपनी अचीवमेंट दिखानी चाहिए तो आई वुड एक्सेप्ट कि जी हमने FBR को रिफॉर्म कर दिया और देखिए हमने 1000 अरब बचा लिए साल का। वेरी गुड अचीवमेंट। स्टेट कॉर्पोरेशन हमने 25% स्टेट कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइज कर दिया, हमने इतना पैसा इस्तेमाल कर लिया। एग्रीड। अच्छा, IPBs का पैसा 2000 अरब से हमने इनको रिड्यूस करके 1000 अरब पे ले सर्कुलर डेट को। अच्छा। आई विल एग्री। मतलब यानी कि मुल्क की मईशत फिर ठीक तो ना हुई ना, कॉम्प्रोमाइज है अभी तक। तो ये है आवाम के लिए। और देखें हमने गैस, बिजली, चीनी, पानी सोन सस्ता कर दिया है। आपने इश्तिहार दिए अरबों रुपए के पंजाब गवर्नमेंट ने। आप बताइए 60 से आप डू यू हैव जस्टिफिकेशन? ये आवाम को डायरेक्ट खुद पता चलना चाहिए। जब उनकी सड़कें बन गई, कमोडिटी आइटम सस्ती हो गई, बिजली तेल सस्ता हो गया, उनको पता चल जाएगा। यू कैन बूस्ट अराउंड बट डोंट गिव दी इतना पैसा 20 अरब 10 अरब भी लगा रहे हैं, 5 अरब लगा रहे हैं, आवाम को दे दें। तो ये चीजें हमें करने की जो हमें करनी चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक से आप बात करके इसको ठीक करें। अच्छा, मुल्क की मईशत के हवाले से तो आपने बता दिया ब्रिगेडियर साहब, मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से भी जरा मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें, क्योंकि इस्तेहकाम हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहा अभी तक। नजर आता तो शायद हमें इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोगों की भी नजर आती। सबसे जरूरी चीज गवर्नमेंट का होता है, इनिशिएटिव पास होता है कि आप मुल्क की इस्तेमाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कराएं। आपने कोई कोशिश नहीं की। अगर PTI ने, आई डोंट एग्री के PTI के जो गलत काम बहुत गलत हैं, ठीक है, अभी मजबूर होके जब फंस गए तो उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरत करते हैं, इसको अब लेके चलते। तो सर हुकूमत के लिए तो ये पॉलिटिकल क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ही हुई ना, कि उनकी जो अपोजिशन है वो बिल्कुल दीवार से लगा दी गई है। आप यही मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड है कि आप असेंबली को फॉल करें। असेंबली को बिल्कुल लगता है कि असेंबली है ही नहीं। असेंबली है सिर्फ सर्टन कुछ आपने जो अपने उनके लेके आनी है, अमेंडमेंट लेके आनी है, वो आप कर रहे हैं। असेंबली में अपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के अगर आप ये कहें देखें जी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लाएंगे, ओवरसीज को ये करेंगे, सोन जो अवाम को पता चलेगा, अगले फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें करनी है हुकूमत की जो हम नहीं कर रहे हैं। चलें, इससे पहले कि मैं सिचुएशन को आगे मजीद ड्राइव करूं, मैं चाहूंगी कि नवीद कमर साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हुकूमती इत्तेहादी हैं, उन्होंने आज बड़ी ही एक उसका इजहार किया है शिकवे का। और शिकवा क्या है, यूँ समझ लीजिए कि टारगेट पे रखा है गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले जो बजट है वो आसानी से पास नहीं होने देंगे। अच्छा चलिए, जैसे सॉर्ट अवेलेबल हो हम उसको कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा चले सुन लेते हैं, सुनाइए जी। स्टेबल इक्वेशन नहीं है, बजट पास ना हुआ तो हुकूमत गिर जाएगी, ये जो नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि बहुत ही आसान है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की भी हमने गुफ्तगू सुनते वो यही कह रहे थे कि जितना पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत इत्तेहाद जरूरी है उतना ही नून लीग के लिए भी हुकूमत इत्तेहाद जरूरी भी है और मजबूरी भी है। तो रिजवान रज़ा साहब क्या लगता है आपको? देखिए, मैं दो बातें इससे पहले कर दूं, जी, प्लीज। फिर मैं इसकी तरफ आता हूं। जो इश्तिहारात जारी किए गए, मैंने उसका पूरा डाटा निकलवाया जी। अच्छा। टोटल जो पंजाब हुकूमत ने इश्तिहारात दिए हैं 10 अखबारात को 60 पेजेस का सप्लीमेंट दिया है, उस पर टोटल लागत 28 करोड़ और कुछ लाख रुपए आई है। अच्छा। अब आप उसको 10 अखबारात में तकसीम कर दीजिए। अगरचे मैं इसका हामी नहीं हूं, मैं समझता हूं कि ये भी ज्यादती है, और मैं ब्रिगेडियर साहब का वो फिक्रा उधार लेना चाहता हूं कि अगर आपने को काम किया है तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि ये अरबों रुपए के नहीं थे सर, 28 करोड़ और कुछ लाख रुपए के थे। अच्छा। तो लिहाजा तनकीद भी 28 करोड़ जितनी करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, एक दिन के अंदर 28 करोड़ रुपए निकाल देना, एक हफ्ते में मुख्तलिफ अखबारात में वो सप्लीमेंट अच्छा। छपा है, तो एक हफ्ते में चले, एक दिन के अंदर भी आप 28 करोड़ रुपया अपनी वाह करने के ऊपर मत लगाइए, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। अच्छा, आगे आ जाइए। अभी आपने जो सवाल किया था, देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी चाहती है कि एट एनी कॉस्ट उसको पंजाब में पावर शेयरिंग दी जाए। मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर इससे पहले भी एक से ज्यादा मरतबा ये बात अर्ज कर चुका हूं कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर हिस्सा मांगती। वो कहते हैं जी, मरियम बीबी जो है ना, वो कहती है मैं हर काम मेरिट पे करूंगी, मैं जब खुद किसी की सिफारिश नहीं करती तो मैं आपकी सिफारिश क्यों मानूं, या आपके कहने के ऊपर एसी या डीसी या कमिश्नर क्यों लगाऊं, या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्यों लगाऊं। पीपल्स पार्टी का तरक्याती फंड्स का तो मैं उस तरफ आ रहा हूं। वो दूसरी बात वो ये कहते हैं कि देखिए हमारा मुआहदा जो है वो आपसे हुआ है, PMLN से हुआ है, मरियम नवाज शरीफ से नहीं हुआ। मरियम पीपल्स पार्टी है वो ये कहती है। मरियम नवाज शरीफ को कायल करना आपका काम है, PMLN का काम है। PMLN की क़यादत ने पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने दोनों को ये कहा कि अगर आपको मजीद ब्लैकमेल करें तो आप रिजाइन करके बाहर आ जाएं, हमने मजीद ब्लैकमेल नहीं होना। ये मियां साहब ने कहा, ये मियां साहब ने, मेरे पास ये इतला है कि उन्होंने ये इंटीमेट कर दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी इस मौसू के ऊपर आपको मजीद ब्लैकमेल करती है, आप रिजाइन रखें सामने और बाहर आ हुकूमत से बाहर निकल आए। अच्छा। हमने मजीद ब्लैकमेल नहीं होना उनके हाथों। अच्छा। पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार को सही मानों में एंजॉय कर रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल तमाम पोस्टें उसके पास हैं और हुकूमत में तनकीद करके अपोजिशन का रोल भी प्ले कर रही है। और अब वो चाहती है कि अपना वो दिया जाए, वफाक की लेवल तरक्याती बजट पे आ जाइए, वफाक के लेवल के ऊपर तरक्याती बजट दिया गया है, सूबे के लेवल के ऊपर नहीं दिया। अच्छा, वक्त कम है सेगमेंट के लिए, मुझे आगे बढ़ने दे। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज तो मुलाकात भी होनी थी बिलावल साहब की और PM साहब की, नहीं हो सकी। जो खबरें रिपोर्ट हैं वो तो यही है कि मसरूफियत की बिना पर नहीं हो सकी, कि आपका भी तज्जिया कि यही कहते हैं। और दूसरा, जैसे कि मैं तो तारा साहब के वाले से भी बात कर रही थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनवाई, किन किन चीजों पर आपको हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नजर आ रही है? ज़रियाब, एक तो जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बरस में कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए हैं, कल इसकी एक तकरीब जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद की जाएगी। अच्छा। और बेहतर होता कि अगर वाकई प्राइम मिनिस्टर ने इतना कुछ किया है तो पब्लिकली आम कर देते, वहां पर वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ना होते, फिर पता चल जाता कि क्या उनकी कारकर्दगी से वो लोग जो अवाम के वोटों की वजह से आप आते हैं तो क्या आप वो आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं। ये तो एक बुनियादी सवाल है, खुद ब खुद पता चल जाता। अच्छा, दूसरी बात, क्या हुकूमत ने बिल्कुल जी बड़े माशी इदाफ हासिल किए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी कोशिश की है, अभी तक उसके समरात पहुंचे नहीं है, ना तो मुल्क पर और ना ही अवाम तक। देखिए ना, लेकिन ये चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हुई हैं कि जो मुखालफिन हैं उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाए, आज़ादी इजहार राय पर कदम लगा दिया जाए, इदारों में जो तकसीम थी उसको मजीद बढ़ा दिया जाए। ये शायद आपके इक़्तिदार के लिए तो बेहतर होगा, लेकिन ये मुल्क के लिए, इदारों के लिए जहर कातिल है। मैं हमेशा इसकी निशानदेही करता हूँ। और आज मैं शायद कहने पर मजबूर हूँ कि रज़ी साहब का दिल बड़ा मोम हुआ है रमज़ान की वजह से, इसलिए उन्होंने बड़ा सॉफ्ट अंदाज में 28 करोड़ की बात की है इश्तिहारात की। क्या खूब बात है कि ये अवाम आटे, चीनी, दाल रमज़ानुल मुबारक में उनके लिए मर रहे हैं, और एक हफ्ते में चले 10 अखबारात को भी आपने 28 करोड़ दे दिए, तो क्या इसको सियासी रिश्वत नहीं कहा जा सकता? क्या ये पैसे आम आदमी को नहीं मिलने चाहिए थे? क्या इन पैसों से आप 28 करोड़ की सब्सिडी आम आदमी को ना देते, वहाँ पर पंजाब में ये सब कुछ ना किया जा सकता था। लेकिन चूंकि आप अपनी कारकर्दगी बतानी थी, आपने 1 साल मुकम्मल किया है, लेकिन मायूसी इसलिए हुई है कि जिसकी वजह से आप आज इक़्तिदार में हैं, ऐवान में हैं, वो लोग, वो अवाम आपसे सेटिस्फाइड
नहीं है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कह लीजिए। मैं आपको बताऊं, उस दिन ऐवान सदर में मुझे भी नाचीज को जाने का मौका मिला, मैं हैरान हुआ। और ज़रिया आपको याद होगा, मैं इन बॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें सेंड करता हूं जो शायद यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते। तो आप अंदाजा लगाइए ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। जिन लोगों के लिए आप इक़्तिदार में आते हैं, क्या उनको रिलीफ दिया? अगर तो दिया, चले मैं एक बात करता हूँ, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर को कल आम आदमी के लिए खोल दीजिए, फिर उस तकरीब का हालत देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, ठीक है। नौशाद अली साहब, मैं आपके पास उस तज्जिए से आती हूँ जो अभी रिजवान रज़ी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब से ये कहा है कि मजीद ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत ज्यादा आपको किया जाता है तो आप हुकूमत से बाहर निकल आए। जब इतनी क्लियर इंटीमेशन दे दी गई है, अगर की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको लगता है कि फिर से प्रेशर कायम किया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ये तरक्याती फंड्स के हवाले से, पंजाब में जो कुछ मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग उस हवाले से? क्योंकि सरदारी साहब ने भी तो कमिटमेंट कर रखी है ना अपने एमपीए से कि आप लोग सिर्फ जरा बजट तक के आने का इंतजार करें, आपके मामला जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हल कर दिए जाएंगे। देखिए, ये जो बड़े मियां साहब वाली बात बता रहे हैं, ये जरदारी साहब की जो कमिटमेंट थी, ये उसी का जवाब था। जो इस तरह की इतलात हैं, यकीनन हैं कि कहा यही जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि पीपल्स पार्टी जो है अब इससे ज्यादा उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो तय है, जो जिसकी बात की जाती है कि इन राइटिंग है, तो उसके अंदर यह भी मौजूद है कि आपको हिस्सा बकदर जुस्सा दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि पंजाब में पावर शेयरिंग करनी है, तो फिर आप विभाग में आप भी जो है ना वो वज़रा जो है ना अपने वजारतें ले लीजिए और काबीना का हिस्सा बनिए और हमारा हाथ बटाइए। अगर आप नहीं बटाते, सिर्फ आईनी ओहदे ले लेके जो इंजॉय करना है, वो उससे मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता हुकूमत का। लेकिन मैं दो चार बातें यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, बात को समझने की जरूरत है। जिस तरह अभी रजी साहब ने कहा है ना, 28 करोड़ वाली बात की है, अरबों नहीं है, बिल्कुल उसी तरह ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जनाब आपकी इकोनॉमी जो है वो कहाँ खड़ी थी। ये बड़ा आसान है ये आइडियलिस्टिक अप्रोच रखना और कहना कि जी हम अब तक चांद पर पहुंच जाना चाहिए था, हमें चांद तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए जो जरूरियात हैं उनको मद्देनजर भी रखना चाहिए। ये हमारे जो दोस्त अनवर साहब ये जरूर कह रहे हैं कि जनाब वहां पे कन्वेंशन सेंटर पब्लिक के लिए खोल देना चाहिए। ये इतना आसान काम नहीं है भाई। आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वहां दहशतगर्दी की जो हालत है वो अपनी जगह है। इसी तरह से जो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पे कारकर्दगी के बुनियाद पर फिर मुल्क की सलामती या बॉर्डर पर सूरत हाल तो बेहतर नहीं हुई ना, और मुल्क के अंदर भी नहीं, तो फिर वो तो तारड़ साहब जो गिनवा रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज है। वो नहीं, इस तरह नहीं होता ना। आप जिस तरह से ये जो आपको बात कही गई थी रजी साहब की तरफ से, वो समझने की वाली थी। उसको अगर आप समझें कंसेप्चुअली कि भाई जितना गलती की है उतनी तनकीद करें, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने से कोई फायदा होगा नहीं। बात सिर्फ समझने की ये है कि जो मैं बात कह रहा था वो ये थी कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया। यकीनन ये सारा कुछ जो है ये अवाम तय कर देगी। लेकिन ये बात जरूरी है कि जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम होता है, एडवर्टाइज किया जाता है, और ये बयानियों का दौर है। इस बयानिए के दौर के अंदर अगर आप लोगों को ये नहीं बताते तो लोग उसको तस्लीम नहीं करते। तो आप ये कह रहे हैं कि 60 सफ़ों के इश्तेहारात देके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अपना बयानिया बना रही है। हर दफा बनाती है, यकीनन बयानिया बनाई हर दफा बनाने हर दफा बनाती है। गुरदास साहब ने बनाया। ज़रियाब, अगर आपने बयानिया बनाना है तो आजकल कौन सा मुश्किल है? सोशल मीडिया मौजूद है, नेशनल टीवी मौजूद है। अब मुझे बात कर लेने दीजिए। वो कौन सी हुकूमत थी जिसने अपोजिशन को दीवार से नहीं लगाया? कौन सी आप आइडियलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं? कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसने जेलों में नहीं डाला था और जिन्होंने लोगों को अपनी अपोजिशन को स्टॉप नहीं किया था? ये अजीब किस्म के हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है भाई। आप जरा थोड़ी सी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ बात करें। हाँ, गलतियां हैं, मैं कहता हूं। जिस तरह अभी असातिज़ा कराम के वो तनख्वाहों में से रिबेट वापस ले रहे हैं, वो जो है वो सरापा एहतजाज है। तो मुझे ये समझ में आता है, आप कंपेयर करें कि एमएनएस की तनख्वाहों में 500% इजाफा किया, ये गलत है। लेकिन ये कहना कि जी हुकूमत ने कुछ किया नहीं है और उसने कोई अभी तक आपकी इकोनॉमी में बेहतरी नहीं आई, ये गलत बात है। इसको इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए कल तक का इंतजार कर लेते हैं। पीएम साहब ने भी जैसे कि जिन्हें कन्वेंशन जाना है और उन्होंने वहां पर तकरीर करनी है, तो लेट्स सी कि वो कल हमें क्या बता दें। एंड लेट द पीपल डिसाइड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन एंड आई विल बी वेरी क्विक इन दिस सेगमेंट, क्योंकि वीकेंड के हवाले से हम लोग बात करेंगे जो कि अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान गैर मामूली तकरार से जो पूरी दुनिया है उसमें हलचल पाई जाती है। और आज जब सुबह आलमी मीडिया की खबरें जब वहाँ पर कुछ गर्दिश कर रही थी तो उनके मुताबिक यूरोपीय रहनुमाओं का एक अहम इत्तेहाद सामने आया, जिसके ऊपर उन्होंने यूक्रेन की भरपूर हिमायत का इजहार भी किया
और साथ ही साथ फौजी इमदाद जारी रखने का जो है वो ऐलान भी किया और सिलसिले में उन्होंने कहा है कि नेटो से भी बातचीत की जाएगी। क्या हो सकता है आने वाले दिनों में आलमी मंजरनामे पर? ब्रिगेडियर साहब मुख्तसर रखिएगा कमेंट, वक्त मेरे पास काफी कम होगा इस सेगमेंट के लिए। मुझे ये बताइएगा क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? देखिए, अल्टीमेटली इनका सीज फायर होगा। अमेरिकन आर वेरी सीरियस, क्योंकि वो कहते हैं ट्रम्प के हमने $300 बिलियन का वेपन एमुनिशन दी है, और अब वो कहते हैं इसकी हम फ्री आपके इलाके से माइन मिलियन निकालेंगे और $500 बिलियन की वहां से वो लेना चाह रहे हैं। बेसिकली झगड़ा इस बात पे हुआ है। ही सेड कि हम आप, और वो साइन करने का सबदा तैयार हुआ था। एक वजह, लेकिन साथ अफसोस की बात यह कि एक यूक्रेन की बात करते हैं तो इधर गाजा की बात क्यों नहीं करते हैं, जो गरीब मुसलमानों को और पैलेस्टीन का जो हाल किया जा रहा है। ये भी किसी सोचने की बात है। अभी मुआहदा कैंसिल कर रहे हैं और वहां पर फौरी फूड सप्लाई रोक दी है। रमजान का महीना है। हमारे मुसलमान मुल्कों का आप भी देख लें कैसा उनका एक कलेक्टिव एफर्ट है, और यूरोपियन यूनियन की कैसी और अमेरिका की कैसी। ये हमारे ह्यूमन राइट्स चैंपियंस हैं, ये इन चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली वहां पर रशिया भी चाहता है कि ऑनरेबल इक्विटल ये भी, लेकिन दे वांट के गारंटी सबसे बड़ी जरूरी। लेकिन अभी तक अमेरिका गारंटी देने पर तैयार नहीं है। ब्रिगेडियर साहब मेरे पास मुख्तसर है, मैं बड़ा कुछ चलूंगी। नौशाद साहब, जो ये इत्तेहाद सामने आया इसके ऊपर रूसी सदर ने भी कहा कि ये लोग जंग को तूल देना चाहते हैं यूक्रेन के गिर्द जमा होकर। देखिए, जो यूरोपीय इत्तेहाद है, अमेरिका भी जो है, ये उन्होंने मिलकर ही यूक्रेन को जो है इस जंग में झोंका था। आपको याद होगा कि वो यूरोपीय कमीशन, ये यूरोपीय यूनियन में शमूलियत और नेटो और वो सारा कुछ ये जो उनको यूक्रेनी सदर जो थे उनको इस काम पे लगाया हुआ था उन्होंने। अब अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है, वो अपने पैसे बचाना चाहते हैं। इसके ऊपर वो यूक्रेन भी शौक है और यूरोपीय यूनियन भी जो है वो परेशान है कि ये क्या किया अमेरिका ने। लेकिन यूरोप जो है अब वो मुकम्मल तौर पर उसकी पुष्ट पर खड़ा है यूक्रेन की, जिससे यकीनन जो बार्गेन है, ये जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना कि अल्टीमेटली अब होना सीज फायर ही है, क्योंकि जो सुपर पावर है वो ये चाहती है कि सीज फायर हो जाए। अब किन टर्म्स के ऊपर होगा, ये जो है यूरोप कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यूक्रेन को सिक्योरिटी जो है, जो वो डिमांड करता है, उसको इंश्योर कराया जाए, फिर जो है वो सीज फायर हो जाए। ये सीज फायर किन टर्म्स पर हो सकता है अनवर रज़ा साहब? और यूक्रेन और यूरोप अमेरिका के बगैर आपको लगता है अपने दिफा कर सकते हैं? देखिए, अमेरिका तो पहले ही चाहता था कि वो जो इस जंग में पैसे झोंक रहा है वो वापस ले, और इस हवाले से जो ट्रंप है उन्होंने अपनी कैंपेन में भी कहा था कि वो जंगों के खिलाफ, और स्पेशली उन्होंने कहा था यूक्रेन में जो पैसा दिया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, वो अपनी आवाम को क्यों ना उनकी वेलफेयर के लिए लगाया जाए, इसलिए वो चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन भी चाहता है कि इस जंग से निकला जाए, लेकिन उसकी गारंटी कौन दे? अमेरिका अगर इसकी गारंटी देता है तो अल्टीमेटली यूक्रेन इस जंग से निकलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जंग से निकलेंगे तो इसका हमें फ़ायदा होगा। और जो यूरोपीय ममालिक है वो भी यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यूक्रेन को सेव करके इस जंग से निकाला जा सके। ठीक, रिजवान सब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे मैं अमेरिका लूंगी। इन सो मेनी वर्ड्स जब तक गारंटी नहीं देगा, जो कि वो नहीं दे रहा, तब तक ये जंग खात्मे की तरफ नहीं बढ़ेगी। यूरोपियन यूनियन की अपने वजूद का मसला है, वो आखिरी हद तक यूक्रेन को सपोर्ट करने जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है जंग बंदी जो है वो रूस मांग रहा है। ब्रिगेडियर साहब विल बेयर मी आउट, जंग बंदी कौन मांगा करता है सर? मैदान जंग के अंदर जंग बंदी के ऊपर इसरार कौन करता है? यूक्रेन अब भी लड़ने को तैयार है, अपने रिसोर्सेज से लड़ रहा है, और अपने रिसोर्सेज से लड़ने को तैयार है, यूरोपियन यूनियन के रिसोर्सेज पे लड़ने को तैयार है। जंग बंदी रूस मांग रहा है और रूस इसरार कर रहा है, बार बार याद दहानियां करवा रहा है उसका फॉरेन ऑफिस के जंग बंदी की जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि इट स्पीक्स इट ऑल, इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जाए या होने दिया जाए ताकि असल नताइज सामने आ सके। ब्रिगेडियर साहब आप कमेंट करना चाहें? मेरे पास 1.5 मिनट बचा है। यूक्रेन इसलिए अफसोस कर रहा है कि इन्होंने सारे न्यूक्लियर वेपन जो रशिया के पास सबसे ज़्यादा थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए, और आज उसका एक खमियाजा भुगत रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लेसन है, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, दे आर योर डिफेंस। और ये यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती है और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जिस दिन अमेरिका उनको सिक्योरिटी गारंटी देता है, ये दे विल कम टू टाउन और सीज फायर हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स सी, अमेरिका गारंटी देगा तो ही सीज फायर होगा, और जो मौजूदा हालात हैं और जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का उसके मुताबिक तो वो अभी फिलहाल गारंटी देने को तैयार नहीं है। और जो सूरत हाल हमें नजर आई व्हाइट हाउस में वो भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, क्योंकि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी जो कि नहीं हुई, जबकि कहा जाता है गैर मुल्की मीडिया खबर रिपोर्ट करता रहा कि कुछ तल्ख जुमलों का तबादला उसके बाद भी हुआ। एनीवे से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।